हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों, हिंदी है हम और हिंदोस्ता वतन हमारा, वतन है हिंदोस्ता हमारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। और आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोज कहानी। रोज एक कहानी है। रोज शीर्षक का ही नाम है प्यारे बच्चों। ऑडियो वगैरह क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देंगे सभी बच्चे। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। बता दो बच्चों, ऑडियो क्लियर है? नमस्कार, नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार। यस, ऑडियो क्लियर है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नोटिफिकेशन नहीं मिला है क्या किसी को? नोटिफिकेशन तो मिल गया। एक बार सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्या? नोटिफिकेशन तो मिल गया। एक बार सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों को बुला लो एक बार मेरे भाई। क्लियर है? तो आज करते हैं रोज का खात्मा। रोज चैप्टर पढ़ेंगे शुरू से अंत तक मजे से। और ये कहानी है। सबसे पहला चीज तो ये याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि रोज क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, उपन्यास है, दुनिया है, जहान है, कुछ भी पूछे कहानी ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कहानी। लेकिन हां, ये कहां से ली गई? गैंग्रीन से। गैंग्रीन शीर्षक एक संग्रह है, वहीं से एक टॉपिक निकाला गया, रोज। और इस चैप्टर के रचनाकार लेखक कौन है बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनको पूरी दुनिया शॉर्ट नेम अज्ञे से जानती है। किससे? अज्ञे से। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और निधन अर्थात मृत्यु हो गई थी 4 अप्रैल 1987 में। जी हां प्यारे बच्चों। चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि लेखक परिचय का इंडिविजुअल प्लानिंग हमारी चल रही है। वीडियो सारा कंटेंट बनाए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको स्टार्टिंग से लेखक परिचय मिलता हुआ दिखेगा वीडियो। आज के इस विषय वस्तु, हम इस वीडियो में इस विषय वस्तु पर ही बात करेंगे कि रोज कहानी के अंदर क्या है। मैं आपको बड़े ध्यान से सुनते रहना, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आने वाला। अंत तक क्लास को देखिएगा और आज आप जिंदगी की बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हो कि कैसी परिस्थिति आ सकती है और कैसे चीजों को झेला जा सकता है। देखो, इस पूरे कहानी का जो रोल है, कौन कौन इसके अंदर है, मैं आपको नाम बता देता हूं। मालती है जो पूरी चैप्टर की नायिका है। इस कहानी की नायिका कौन है? मालती। मालती के एक बच्चा है जिसका नाम है टीटी और एक पति है इनके, इनका नाम है महेश्वर। और मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन लगती है। और मालती के जीवन में किस प्रकार का असर दिखा, बचपन में मालती कैसी थी, विवाहित होने के बाद, शादी के बाद कैसी हो गई, ससुराल गई, परिस्थिति किस प्रकार ऐसा बना दिया कि नियत गति से उनकी जीवन चलती रही। और क्या एक मां अपने बच्चे के प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकती है? मैं ये नहीं कहूंगा कि मां अपने बच्चे के प्रति निर्दयी हो जाती है, नहीं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर लेखक खुद ये सोचते हैं कि आखिर बच्चे की मां ऐसे क्यों बोली, उसके प्रति इतना कठोर कैसे हो जाती है मालती अपने बच्चे के प्रति। समझिएगा, सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्लीज आपके एक लाइक से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप में घना सा सन्नाटा फैल रहा था। अरे भाई लेखक,
लेखक खुद चल करके गए थे मालती के घर। कह रहे हैं कि दोपहर का समय था, मैं जैसे ही उसके आंगन में पैर रखा ऐसा लगा मानो मुझ पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। मैं उस वातावरण में गया, ऐसा वातावरण अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैला हुआ है। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। जैसे ही लेखक मालती के घर जाते हैं, मालती को ऐसा लगा कि कोई घर से में आया है। मालती बाहर निकली, फिर मुझे देखकर पहचान कर मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर प्रोवत हो गई। जैसे मालती लेखक आए, मालती आई, मैंने हंस के चेहरे पे थोड़ी सी उल्लासी तो जरूर दिखा, लेकिन फिर पहली की अवस्था में मालती आ गई। ऐसा कुछ हुआ, उसने कहा आ जाओ। मालती कहती है आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं कि लेखक मालती के घर जा रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है उनको कि कैसी एक साया है जो उनके ऊपर भी मंडरा रही। एकदम माहौल अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मालती उनको देख करके थोड़ी सी अपने चेहरे में मुस्कुराहट तो लाती है, लेकिन कुछ देर के बाद तुरंत ही वो पहले की अवस्था में हो जाती है और फिर कहती है आ जाओ। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली, और ये भी नहीं कही कि हाँ मैं अगर बोलती हूं कि आ जाओ तो सामने वाला कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा या बोल रहा है कि नहीं, उसका इंतजार नहीं की। वो फिर चल पड़ी अंदर की ओर। लेखक भी उसके पीछे चल लिए। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहां नहीं है क्या? हमारी सनातन ये कहती है कि हमारे यहां की स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती है, अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। ये वो ये वे कह करके उनको संबोधित करती है। लेखक पूछते हैं, उनसे कहते हैं वे नहीं है क्या? वे मतलब वो किनकी तरफ? मालती के पति की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं। कहती है मालती अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, अभी ऑफिस में ही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। अच्छा अच्छा, कब के गए हुए हैं जी? अरे सवेरे उठते ही चले जाते हैं। ये वार्ता चल रहा था लेखक और मालती के बीच। मैं हूं कहकर पूछने को हुआ और तुम इतनी देर क्या करती हो, पर फिर सोचा कि आते ही इतना प्रश्न ठीक नहीं लगेगा। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। लेखक कहते कि मैं सोचा कि अरे उस सुबह चले जाते हैं तो तुम क्या करती हो, लेकिन मैं नहीं पूछा। मेरे मन में ऐसा लगा कि अरे यार अभी तो तुरंत आया ही हूं और आकर के इनसे अगर ये लगातार सवाल पूछूं तो ये क्या सोचेगी बेचारी। मैं इधर उधर कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और हवा करने लगी। मैंने आपत्ति कर दिया, नहीं ये सब नहीं चाहिए, काहे परेशान हो गए, ना ना ना। लेकिन वो नहीं मानी, मालती नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं? कह रहे हो कि नहीं चाहिए, काहे नहीं चाहिए? इतनी धूप में आए हो और यहां तो मतलब अजीब हाल है भाई, ऐसे कैसे? मैंने कहा अच्छा ठीक है लाओ मुझे दे दो, तुम इतना परेशान ना हो, मैं खुद ऐसे पंखा हिला लूंगा। वो शायद ना करने वाली थी, लेकिन तभी दूसरे कमरे से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे ही दिया। घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूं कह के उठी और भीतर चली गई। ऐसे करके उठी, मतलब मैं पंखा मांगा, वो ना कहने वाली थी, लेकिन उधर से बच्चा रोने का आवाज आ गया तो सोची कि पंखा मांगे रहे, दे देते हैं, बच्चे को भी देखना है। चल पड़ी। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा कि यह क्या है। इतनी दुबली हो गई, पता है क्या है ये? सोच रहे हैं लेखक मालती के प्रति, यह कैसी छाया है, कैसी छाया इस घर में छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। अब मैं सवाल करता हूं आपसे कि लेखक की मालती क्या लगती थी? चैट सेक्शन में जवाब में लिखो बहन लगती थी। मालती दूर के रिश्ते की बहन लगती है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साक्ष्य का ही रहा है, मित्रता का रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे मार खाए हैं, हमारी पढ़ाई भी बहुत इकट्ठे ही हुई है।
हमारे व्यवहार में हमेशा मित्रता की स्वच्छता और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा कि मैं बड़ा हूं कि वो बड़ी है, वो छोटा छोटी, ये सब बात नहीं। हम लोग मित्रता के भाव में रहे। मैं आज कोई 4 बरस बाद उसे देखने के लिए आया हूं। लेखक कितने बरस बाद मालती के घर गए हैं प्यारे बच्चों? कहना 4 बरस बाद। कितना बरस? 4 बरस। चैट सेक्शन में लिखिए फटाफट से। जब मैंने उसे इससे पहले देखा था तब वह लड़की थी, लेकिन अब तो वह विवाहिता है। लेखक कहते हैं कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो एक लड़की थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं लगभग 4 बरस बाद तो वो मैरिड हो गई है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेष करके मालती पर। लेखक सोच रहे हैं कि बच्ची से, मतलब लड़की से विवाहिता तक का सफर, ये 4 बरस का सफर। मैं 4 वर्ष पहले उसे लड़की के रूप में देखा था, लेकिन आज एक औरत के रूप में देख रहा हूं, मैरिड के रूप में देख रहा हूं। मैं सोचा था कि कुछ परिवर्तन इसमें आया होगा, लेकिन कैसा परिवर्तन, काहे का परिवर्तन, किस प्रकार का परिवर्तन? मालती के पीठ की ओर देखते हुए सोच रहे हैं कैसी घर में छाया आई है, और विशेष करके इसको क्या, इस पर क्या मतलब चल रहा है ये सब। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मालती कुछ दूरी पर बैठ गई नीचे दरी बिछा करके। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? मैंने गोदिया में जवन ले ले बारू बलकवा ओकर नाम का बा, हम पूछता नहीं। लेखक पूछते हैं कि गोदी में जो बालक है आपका, उसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे टीटी कहते हैं। मालती के पुत्र का नाम, बच्चे का नाम क्या था? टीटी। चैट सेक्शन में लिखो सब। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा। बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर घूर घूर करके देख रहा था और फिर अपनी मां की ओर चिपट जाता था। रुआसा सा ऐसे करके रोने लगता था, उहू उहू करने लगता था। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मैं भी मौन रहा, मैं चुप रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। मैं चुपचाप था। मैं सोच रहा था कि यार मालती कुछ पूछे तब तो कुछ बोलूं, या अपनी साइड से आप कहीं भी जाते हो और जाकर के कुछ भी बड़बड़ाने लगो, बिना पूछे कुछ भी बोल रहे, वैल्यू खत्म हो जाता है। तुरंत एकाएक से ध्यान आया, मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, कैसे आया हूं, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 बरस में ही वह बीते दिन भूल गई? मैं सोच रहा हूं कि मालती हमसे ये तक भी नहीं पूछी कि क्यों आना हुआ, कैसे आए हो, वहां पे सब ठीक ठाक है ना? क्या मालती में इतना परिवर्तन, वो भी 2 साल में? या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। हमारे आपके घर में अगर कोई अपरिचित इंसान भी आता है तो हम उसका ठीक ठाक आदर कद्र करते हैं और पूछते हैं कि कैसे आना हुआ, कहां आना हुआ, क्या प्रयोजन है आने की। लेकिन मालती ने ऐसा कुछ नहीं। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। लेखक कहते हैं, जब कुछ नहीं पूछती तो कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है मेरे आने से तुमको ज्यादा खुशी नहीं हुई है। मालती इधर बैठी है, जैसे एक टोनबाजी टाइप का हुआ, हाँ मुझे पता है कि मेरे आने से तुमको ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी, ऐसे लेखक कहते हैं। उसने एकाएक चौंकर कहा, हाँ। यह हूं प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। मालती का अब भी कुछ, क्योंकि सुनी नहीं थी ये क्वेश्चन को, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते हुए उसने आंखें नीची कर ली। मेरी ओर देख रही थी, लेकिन मेरा नजर पड़ा तो उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मालती के अंदर कुछ है, जो मतलब कुछ कोशिशें चल रही है।
किसी बीती हुई बात को याद करने की, या किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जागकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की। कुछ तो ऐसा है जो ऐसा लगा मालती के नजर में नजर डालकर, ऐसा लगा कि यार कुछ तो ये अंदर ही अंदर लड़ रही है, कुछ चेष्टा कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए जाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने छिड़बल से मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। मालती अंदर अंदर कुछ तो लड़ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे मतलब लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, लेकिन नहीं कर पा रही है। जैसे अगर कोई भी चीज एक बहुत दिनों तक बंद रखा पड़ा हो और आप उसे चाहो कि मैं स्टार्ट कर लूं, कोशिश भरपूर होती है लेकिन वो नहीं हो पाता है। ऐसा ही लग रहा था मालती को देखकर। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। किवाड़ मतलब दरवाजा होता है प्यारे बच्चों। किवाड़ खटखटाए किसी ने। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब बच्चे को अलग बैठा करके बोली गई, किवाड़ खोलने के लिए, दरवाजा खोलने चली जाती है। वे आ गए, यानी कौन आ गया? मालती के पति आ गए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, फोटो से तो उन्हें पहचानता था, लेकिन आज सामने सामने बैठ के परिचय हो गया। मालती खाना तैयार करने के लिए आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठ करके बात करने लगे, हम और मालती के पति महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था आप चैट सेक्शन में बताइए। महेश्वर नाम था बच्चों। क्या नाम था? महेश्वर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव के में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। जैसा उनका काम था वैसा क्वार्टर था और उन्हीं क्वार्टर में रहते थे। सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। दोपहर भर छुट्टी रहती है, फिर शाम को केवल 1-2 घंटे के लिए चक्कर लगाने चले जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देख भी लिया करते हैं वो, और जो भी कुछ सजेशन वगैरह देना रहता है दे देते हैं। डेली वही काम, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही सजेशंस, वही नुस्खा, वही दवाई। वह स्वयं बेचैन है और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। महेश्वर को भी देख करके ऐसा लगा कि उनकी भी जीवन नियत गति से चल रही है। प्रतिदिन का वही काम, वही मरीज, वही डॉक्टर, वही बीमारी, वही दवाइयां, वही सजेशन, वही नुस्खा। यार अंदर से उकताए हुए दिख रहे थे महेश्वर, और परेशान तो गर्मी से भी थे, काफी पसीने निकल रहे थे उनके। मालती हम दोनों के लिए खाना लेकर आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगे क्या या खा ली हो? महेश्वर बोले कुछ हंस कर बोले, अरे वो पीछे खाया करती है, बाद में खा लेगी। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। मैं इस बात पे कहना चाहता हूं, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि पत्नी तब तक नहीं खाएगी जब तक पति ना खाए, ये नहीं। लेकिन हमारे भारतवर्ष की महिला इतनी संस्कारी होती है कि वो अपना प्यार, आदर, सम्मान अपने पति के प्रति दिखाती है। कैसे? उनके खाने के बाद वो खाना खाती है। पत्नी की थाली में जो जूठे बच जाते हैं उसको वो खाकर अपने आप को, मतलब उनके प्रति आदर, प्रेम और सम्मान ये व्यक्त करना है। और पति भी अपना पत्नी के प्रति अलग अलग रूपों में सम्मान प्रकट करते हैं। जब वह दुकान पे जाते हैं साड़ी खरीदवाने के लिए, तो पहले कहते हैं कि पहले तुम्हारी साड़ी ले लेते हैं, फिर अपने कपड़े के बारे में सोचेंगे। जहां पर पत्नी की बारी आती है वहां पत्नी अपने पति के लिए सम्मान दिखाती है, और जहां पति की बारी आती है वहां पति अपने पत्नी के प्रति सम्मान दिखाते हैं, प्रेम स्नेह सब दिखाते हैं। पहले कहते हैं अरे पहले चलो तुम्हारी साड़ी पसंद करते हैं, उसके बाद हम अपना ले लेंगे कपड़ा। तो यहां उनकी बारी आती है और वहां उनकी बारी थी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोलते हैं, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बिना वक्त के खा रहे हैं, बताइए आपको तो मजा नहीं आ रहा होगा है? आप कहां इतना जल्दी खा लेते होंगे, 2-2:30 बजे खाना खा रहे हैं, क्या करिएगा? मैंने उत्तर दिया, वाह वाह वाह, अरे देर से खाने का तो और भी अच्छा लगता है भाई, भूख और तेजी से लगी रहती है तो ना। पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टक टोक कर बोली, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है,
रोज ऐसा होता है, रोज ऐसा होता है। अल्लाह रे अल्लाह, रोज, शीर्षक का भी नाम रोज, यही से है बच्चों। कनेक्ट रखना, शीर्षक रोज क्यों पड़ा। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चा रो रहा था, कोई नहीं देख रहा था उसे। मैंने कहा ये रोता क्यों है। मालती बोली अरे हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा रोते रहता है, हमेशा ऐसे करता रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, जिससे वह और रोने लगा। मम्मी डांटी, बेचारा और रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली अच्छा ले ले, रो ले, जितना रोना है, जितना रोना है रो ले। और रोटी लेने के लिए आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहां 1-2 चिंताजनक केस आए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी। अल्लाह रे, टांग काटनी पड़ेगी। गैंग्रीन हो गया है। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी होती है बच्चों जो कांटे गड़ जाते हैं और वहां पे पूरा जख्म भर जाता है, फैल जाता है, मवाद पड़ जाते हैं और वो अंग बर्बाद हो जाता है। तो वो पूरी बॉडी में ना फैले इसलिए वहां से उसको काटना पड़ जाता है। थोड़ी देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी। मैंने कहा अब जाओ, खाना तो खा लो। मैं उतनी देर टीटी को मैं खिलाता हूं, तुम काम करो, तुम जाओ मालती खाना खा लो। वह बोली कि मैं खा लूंगी, मेरे खाने की कौन सी बात है। लेकिन चली गई, इतना बात कह के चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा। आला ला ले टीटी, ना चुप चुप चुप, ना 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 चुप, ऐसे करके खिलाने लगा, झूलने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है 3 बज गए। हाँ 3 बज गए। ऐसी लंबी थकी हुई सांस के साथ कहती है 3 बज गए, मानो कि ऐसा लग रहा है कि बड़ी तपस्या के बाद कोई काम संपन्न हुआ, ऐसे मालती बोल रही है। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था। सब कुछ तो हम लोग खा गए। बोली कि बहुत था, बहुत था। भाजी तो सारी मैं खा गया था, वहां तो कुछ बचा ही नहीं होगा। यूं ही रोब तो ना जमाओ कि बहुत था। मैंने हंस कर कहा, लेखा कहते क्या अच्छा बहुत था, सारा समूचा भाजी हम खाई रनिया कहते जो बहुत बा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता ही नहीं है कि नीचे से मंगा, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मालती कह रही कि हाँ सब्जी लाने वाला भी तो कोई नहीं है ना, नीचे से कोई जाता आता है तो मंगा लेती हूँ। मेरे आए हुए 15 दिन हो गया तो सब्जी भी खत्म। मैंने पूछा कि नौकर कोई नहीं है। कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन मांजेगा। कहकर मालती छिड़ भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहां गई थी। आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे। क्यों, पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो कम से कम छुट्टी मिली। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी का क्या हुई। यही बात उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर में फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली यहां आए कैसे। इतना देर हो गया, खाना खा लिए, सब कुछ कर लिए, पसीना बहा लिए, पंखा हिला लिए, तब मालती बहन को ध्यान आया कि अरे यहां आए कैसे। अच्छा है, अब के याद पड़ल है कि नहीं है कैसे। मैंने कहा अच्छा अब याद आया, यहां तुमसे मिलने आया था, और क्या करने आऊंगा। तो 1-2 दिन रहोगे ना। मालती करे 1-2 दिन रहोगे ना। नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा।
अरे मैं कल चला जाऊंगा, टेंशन मत लो। मालती कुछ नहीं बोली, अजीब सा खिन्न सी रह गई। मैं फिर नोटबुक की तरह देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूं मालती से मिलने, किंतु यहां वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं नोटबुक निकाल के पढ़ने लगी, सबसे बड़का बकलोल हूं मैं, तो मालती से मिलने आया हूं और ये बात करने के लिए बैठी है तो मैं किताब का खाक पढ़ रहा हूं। बंद कर भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, मैं भी उसी माहौल में धीरे धीरे ढलते जा रहा हूं। जो छाया इस पे पड़ रही है वो भी शायद मेरे पर भी, मैं भी वैसा ही नीरस होते जा रहा था, निर्जीव सा हो रहा था। अरे बाप रे, ये क्या होने लगा? ऐसा हो रहा था जैसे ये घर है, जैसे मालती पर असर दिख रहा है वैसे मेरे पर भी। मैंने पूछा, तुम पढ़ती लिखती नहीं हो कुछ? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख जाए, लेकिन नहीं दिखी। मालती कहती यहां। मालती कह करके हंस दी। वह हंस कर वह हंसी कह रही थी, यहां पढ़ने को है क्या? लेकिन पूछते हैं कि पढ़ाई मतलब कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? यहां पढ़ने को है क्या? मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर कुछ पुस्तकें भेज दूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया वहां पर। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में, मैंने गाड़ी से आए हो? ना, पैदल आया हूं। इतनी दूर? बाप रे, बड़ी हिम्मत का काम किए हो। अरे आखिर तुमसे मिलने आया हूं तो ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया। यहां तो बस कहकर मालती चुप रह गई, फिर बोली, तब तुम थके होगे, पैदल आए हो ना, थके हो, तुम लेट जाओ, आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं हैं? भला कैसे नहीं थके हो, इतना दूर पैदल जो आए हो? अच्छा ठीक है, तो तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज के रखती हूं। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात तो सूझा ही नहीं मेरे माइंड में। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग अंग ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। लेखक को भी नींद सी आने लगी। वो बर्तन मांजने की एक आवाज सी आने लगी थी। अरे मिस्टर यादव, मिस्टर मनीष यादव ऑफिशियल जी कह रहे हैं कि सर मैं आपका हस्बैंड हूं। अरे हमारे पति देव जी, आइए, आपको मैं अगरबत्ती दिखाती हूं। आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए मनीष यादव ऑफिशियल जी, ये आप हमारे हस्बैंड हो गए, क्या बात है। आइए अगरबत्ती दिखाती हूँ। तनी हमारे मोबाइल में $899 रिचार्ज करवा दीजिएगा। एगो आईफोन का बड़ा शौक है, एगो आईफोन खरीद के दे दीजिएगा। आप हस्बैंड है हमारे, तो इतना तो जरूर कर सकते हैं। कितना विचित्र आदमी है। क्या लिख रहे हो मनीष? मजाक में लिखते हो तो सही है, मजाक में उत्तर भी मैं दे दिया हूं, ठीक है। मतलब कुछ भी यार, चैट सेक्शन में कुछ भी लिख के चले जा रहे हो। क्या चल रहा है ये सब? चलो अब ज्यादा नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मनीष बुरा मत मानना, मजाक की बातें मजाक में ही रह गई। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। तंद्रा उंघाई टूट गया लेखक का। चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति विहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे मशीन नियत गति से काम करते रहता है। मालती की भी जीवन वैसे ही हो गया था, जैसे नियत गति से समय के हिसाब 3 बज गया, 4 बज गया, इस प्रकार से वो लगातार काम करते जा रही थी। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली भी वापस आ गया है। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था, लेकिन मुझे याद आया
मैं जैसे ही उठा था तो सोचा कि मुंह धो लूं, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि अरे पानी तो नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी जी, इतना देर क्यों हुआ? उन्होंने ग्लानि भरे स्वर में कहा, अरे हाँ, आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन था ना, वो करना पड़ा, वही करके आया हूं। दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया हूं। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? अरे कांटा चुभा हुआ था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से तो नहीं, डॉक्टरी अभ्यास के लिए? बोले हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े के अस्पतालों में भी सब हो जाता है। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ करके बोली, हाँ, केस बनाते देर थोड़ी लगती है। कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, ये कौन सी डॉक्टरी है? ये भी कोई डॉक्टरी है जो कांटा गड़ जाए तो टांग काट दो? है? हर दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं तो किसी का टांग काट देते हैं, और इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंस करके बोले, अरे न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया के लोगों को कांट नहीं न गड़ता था, कांटा नहीं न चुभता था। आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटे चुभने से हाथ पैर काट दो। बड़े आए हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुराया। मालती मेरी ओर देख करके बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूं, अब कोई मर मुर जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। रोज रोज सुन करके आदत हो गया है। पहले तो रात भर नींद भी नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल से टिप 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 की आवाज आने लगी, यानी कि पानी आ गया। मालती ने कहा, पानी, और उठकर मालती चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धो रही है वो। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, उसमें, और उसे गोद में उठा लिया। महेश्वर ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो करके सो जाएगा, तभी घर में चैन आएगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत है। अरे होने को तो मच्छर भी बहुत है, पर ये लोहे के पलंग उठाकर बाहर ले जाए कौन? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइया ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ होगा। महेश्वर बोले कि ये पलंग है, लोहे का है, इसको बाहर कौन ले जाएगा, इसलिए अंदर ही सो लेते हैं। अब जाएंगे बाहर तो चारपाई लाएंगे, लेकिन आज तो बाहर ही सोना है, आपके आने का इतना फायदा जरूर ही मिलेगा। टीटी अभी तक रो ही रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा, मैं मदद करता हूं, और दूसरी ओर से पलंग उठवाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, यानी कि मैं, महेश्वर और टीटी, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए कुछ विषय न पा करके, उसकी कमी को छुपाने के लिए, अब तो कुछ बात के लिए टॉपिक था ही नहीं, तो हम लोग टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था, चुप होता था, अचानक से रोने लगता था, फिर चुप हो जाता था, फिर अचानक से रोने लगता था। इस प्रकार से हो रहा था बच्चों, और फिर एकदम से चुप हो जाता था। कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन की एक और रसोई की छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़ा सा आम लाया हूं, वो भी धो देना। मालती बर्तन लेकर के जा रही है। वो मालती, सुनना, थोड़ा सा आम लेकर के आए हैं, उसे भी धो करके रख देना, धो देना उसे। कहाँ है? मालती पूछती, कहाँ है? अरे वहीं पे रखे हुए अंगीठी पर कागज में लपेटे हुए थे। मालती ने भीतर जाकर के आम उठाए, अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया कि बहुत दिनों की बात थी, जब हम सभी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी चुकने के बाद वहां से बाहर जाना, वहां से भाग जाना, पेड़ों पर चढ़ करके कच्ची कच्ची आमिया को तोड़ लेना। मुझे याद आ रहा था वो दिन। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग हो गए थे। उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी कि इसका 20 पेज रोज पढ़ाई करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूंगा कि तुम कितना पढ़ाई की हो।
नहीं तो पिटाई करूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारा मालती। लेकिन मालती चुपचाप किताब ले लेती है, पर पढ़ी क्या? कुछ नहीं। हफ्ते दिन बाद जब पिताजी पूछते हैं कि क्या पढ़ाई की, वो डेली पन्ने फाड़ करके फेंक दिया करती थी, अपने खेलों में लगे रहती थी। जब पिता ने पूछा कि किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा उदित स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी हूं, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत मार खाई। वो बहुत अलग बात है। क्या वही मालती है जो आज एक अखबार के पन्नों के टुकड़े को इतनी गौर से पढ़ रही है? मैं यही सोच रहा हूं कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है, एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। अरे यार ये क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा कि रोटी कब बनेगी। महेश्वर पूछते हैं कि रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूं। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तृण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा, खूब रोने लगा। मालती की ओर, मम्मी की ओर हाथ बढ़ा करके रोने लगा। नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने दे रही थी और दूसरे हाथ से छोटे छोटे डिब्बे ला करके सामान में अपना काम कर रही थी। एक माँ के लिए बच्चे को पोसना कितना मुश्किल होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये माँ ही कर सकती है, वही कर सकती है सिर्फ। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माँ का हमेशा कदर करिएगा। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। मालती रसोई में काम लग गई और हम लोग ऐसे ही कुछ कुछ चलते रहा। हम भोजन, बच्चों ध्यान रखना, हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। मालती पलंग के एक तरफ में वो चौपता जो होता है ना, उसको बिछा करके बच्चे को लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था अचानक से। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, लेकिन फिर भी लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे ना, आप सो जाइए। लेखक कहते हैं, वह बोले थके तो आप भी अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल करके आए हैं। लेखक कितना मील पैदल चल करके आए हैं बच्चों? 18 मील। ध्यान रखना, लेखक 18 मील की दूरी पैदल चल करके आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूं। वो कह दिए कि थके तो आप भी होंगे, वैसे थका तो मैं भी हूं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि अब महेश्वर ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। रात के 10:30 बज गए हैं, मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, बहुत गहरे विचार में तो नहीं, लेकिन कहीं पे लीन थी और खाना खा रही थी। कभी ऐसा होता है कि मन में कुछ और चल रहा है और खाना खा रहे हैं। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। लेखक कहते हैं कि मैं आराम से कंफर्टेबल होकर के आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था, बिना बादल का था, बादल नहीं घिरा हुआ था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। मैंने देखा इस घर की क्वार्टर का छत भी चमक रहा था। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। आनंदित था। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चिड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे थे। कोई राग है जो कोमल है, किंतु करुणा नहीं है उसके अंदर, अशांतिमय है, उद्वेगमय नहीं है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चुड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने ही देखा, यह सिर्फ मैं देखा, अकेले मैंने। महेश्वर तो ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन में डूबी हुई थी होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। मालती खाना खा करके, उस समय भोजन से निवृत्त होकर खाना खा करके दही जमाने के लिए मिट्टी का जो हड़िया होता है ना, बर्तन, हाड़ी, वो लेकर के गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी,
अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। लेखक कहते कि अरे 11 बजने वाले हैं। तो हाँ, हो गया, अब तो हो ही गया है, मेरे तो रोज के इतने बज ही जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नियत गति से बहा जा रहा था। मालती का जीवन रोज की नियत गति से बहा जा रहा था। डेली का वही समय, वही काम, वही माहौल, वही घर, वही आंगन, वही पति, वही बच्चा। अब पति और बच्चा थोड़ी बदलेगा। चांदनी में शिशु कैसा लगता है? मेरे मन में एक अंदर से जिज्ञासा हुई जानने की कि अरे टीटी की ओर देखते हैं कि इतनी चांदनी रात में टीटी कैसा दिख रहा है। एकाएक मानो किसी से सवोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। मैंने जैसे सोचा कि मैं टीटी की तरफ देखूं, तब तक टीटी अचानक से नीचे की ओर गिर पड़ा। छलाम सी आवाज आई, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, अरे क्या हुआ? मैंने उसे झपट कर उससे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट की आवाज, खट से जो आवाज आई थी ना, मैंने सुना, मेरे अंदर के अंदर रोने रोने लगे, रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचा यार चोट तो बहुत लग गई बेचारे को। जो खट सी आवाज आई थी ना, चोट लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक क्षण में, एक ही क्रिया की गति में सब हो गया। इतना देर तुरंत के तुरंत में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगते ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। वो इतनी गहरी चोट मैंने सुना। पलंग से नीचे गिरा, खट सी आवाज, मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते, इतनी चोट तो लगती रहती है, रोज के इसकी आदत है। लेखक कहते हैं एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। मैं मन में ही सोचा है, मां, युवती मां, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। तुम कैसे हो सकती हो इतनी कठोर? तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो बच्चा पलंग से गिर गया उसके लिए कहती हो कि इसको तो रोज चोट लगती रहती है? तुम युवती मां हो, बूढ़ी मां नहीं हो। अभी तुम्हारे आगे इतना सारा जीवन पड़ा हुआ है। एक मां का हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है? तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस परिवार में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। कोई ना कोई भयंकर छाया तो जरूर है जो इनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है। उनका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। लेखक ने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है, और इस पूरे परिवार पर वो छाया घिरी हुई है। वो दिख भी गया लेखक को। इतनी देर में पर्वत शांत हुई हो गई थी। महेश्वर फिर ऊँघ रहे थे लेटकर। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुपचाप सो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु चंद्रिका को देख रही थी या तारों को? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अचानक से किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। 11 बज गए के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। मालती जिस परिवार में थी, जिस कुटुंब में थी, उसमें एक ऐसी अस्पष्ट अदृश्य, एक छाया इस पर घर कर गई थी जो पूरे माहौल को एक अजीब सा कर बैठी थी। मालती का जीवन नियत गति से चलते रहा। रोज के वही काम, रोज, डेली, प्रतिदिन। इसीलिए लेखक इस चैप्टर का शीर्षक रोज रखे हैं। 3 बजते थे। मालती ऐसा 3 बज गए, 4 बज गए, 4 बज गए, 7 बज गए, फाइनली 11 बज गए।
मालती को रात देर तक काम करते करते 11 बज जाना तय था। मालती की जीवन एक मशीन यंत्रवत हो गया था, किसी यंत्र की तरह जो लगातार काम करते रहना है और प्रतिदिन नियत गति से उसका जीवन बहते जा रहा था। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर एंड हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं छूट सकता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, को मन लगा करके पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने सभी भाइयों तक शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक कर्तव्य है ये कि हम अगर आपके लिए खड़े हैं तो आप भी हमारी उंगली पकड़िए और ले चलिए हमारे सक्सेस की ओर। तो आप इस वीडियो के लिंक को हर एक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक विद्यार्थी के लिए ही नहीं है, ये साहित्य का जो भाग होता है वो हर किसी के लिए होता है। मम्मी, चाची, दीदी, भैया, भाभी, पापा, सब कोई सुन सकते हैं इस चीज को। ये एक कहानी है और कहानी किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं होती है कि हाँ इन्हीं को देखना है और किसी को नहीं। तो आप सभी को जरूर चैट सेक्शन में बताना और एक बार फाइनली अभी बता दो ये चैप्टर कैसा लगा, पढ़ाई में आनंद आया कि नहीं, हाँ या ना बताइए। अरे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। या मस्त, क्या बात है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिएगा, अपना प्रेम अपने अनुसर के साथ, अपने साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल के साथ, अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ जरूर स्नेह बनाए रखिएगा। और एक बात मैं कहता हूं, अगर आप अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल, क्योंकि अब उस पर लगातार आपको प्रतिदिन या 2 दिन पे एक वीडियो लेखक परिचय का हमेशा मिलता रहेगा। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हर दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।